मैं खान फ़खर आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, खान फ़खर आलम साहब माइक पर तशरीफ़ लाएँ और एडवोकेट मुअज़्ज़म साहब जो आज के तमगा याफ्ता एडवोकेट हैं उन पर कुछ गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरी तरफ से आज के इस मुशायरे के ज़िम्मेदार निसार आरिफ साहब की तरफ से ईद, बासी ईद और आने वाली कल त्योहार ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं कोशिश करूँगा। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ लोग हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। ऐसे में अगर किसी मुसलमान की फ़ाइल किसी टेबल पर जाती हो और वहाँ से कामयाबी के साथ वापस आती हो, मेरी मुराद मोहतरम जनाब एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब से है। महाराष्ट्र में 14,000 नोटरी के लिए जो फ़ाइलें गई थी, यानी उन 14,000 लोगों में से एक हमारे बीच मुअज़्ज़म अंसारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरी तरफ से आज के इस मुशायरे के ज़िम्मेदार निसार आरिफ साहब की तरफ से ईद, बासी ईद और आने वाली कल त्योहार ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, मैं कोशिश करूँगा। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ लोग हिंदू और मुसलमान हो गए हैं। ऐसे में अगर किसी मुसलमान की फ़ाइल किसी टेबल पर जाती हो और वहाँ से कामयाबी के साथ वापस आती हो, मेरी मुराद मोहतरम जनाब एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब से है। महाराष्ट्र में 14,000 नोटरी के लिए जो फ़ाइलें गई थी, यानी उन 14,000 लोगों में से एक हमारे बीच मुअज़्ज़म अंसारी साहब मौजूद हैं। मैंने इस दौर की बात इसलिए कही क्योंकि ये कलयुग है और उन्होंने भी इस दौर की पेशन गोइयाँ नहीं किए। उसके बावजूद कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। तो मेरी आप सब लोगों की तरफ से मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ क्योंकि आने वाला जो दौर है ख़तरनाक तरीन ख़तरनाक है। जो समझ रहे हैं वो बराबर समझ रहे हैं। मेरी आधी लाइफ मीडिया में गई, आज भी मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं मैदान में जहाँ बैठे हैं उस दर्द को समझते हुए शेर व शायरी के अंदाज़ में यहाँ बयां भी करते हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने तालीम तो हासिल की उर्दू मीडियम से, मगर हिंदी और फिर मराठी की तरफ चला गया। बहरहाल कोशिश करूँगा। मोहतरम मुअज़्ज़म अंसारी साहब का जितना पेज है मेरे हाथ में, हर पेज पर इतनी खूबसूरती है, मैं परेशान हूँ शुरुआत कहाँ से करूँ। बहरहाल इलाहाबाद का वो गांव जिसे लोग बागी के नाम से जानते हैं, सराय केशो से जुड़ा हुआ ये गांव। मैंने वकील साहब से पूछा भी कि असल में बागी क्यों, क्योंकि ये नाम बड़ा ख़तरनाक होता है। बागी मतलब कहीं बगावत की होगी या बहुत सारी अंग्रेज़ों के दौर का वो मामला था। बहरहाल उस गांव में एक रात मैं रहा भी हूँ मेरे दोस्त के यहाँ। इत्तेफाक से मैं आजमगढ़ था, मेरा जाए पैदाइश आजमगढ़ है, तो टिकट नहीं मिल रहा था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि इलाहाबाद आ जाओ और यहाँ से लग्जरी से नागपुर चले जाना और फिर महाराष्ट्र आपका मुकाम हो जाए। तो इसलिए मैं एक रात रहा हूँ। और उस दिन वकील साहब के बिना इजाज़त में इनके घर की तरफ भी गया था। बड़ा खूबसूरत गार्डन था बाहरी हिस्से में। मैंने वो फ़ोटो निकाला मगर वो फ़ोटो मेरे पास से मिस हुआ। किसी मौके पर मैं इन्हें देना चाहता था, मैंने वकील साहब को भी बताया भी। बहरहाल बात पन्ने की है, वक्त भी कम है। वकील साहब के वालिद मोहतरम दूसरी पास, मगर उनके बाद से इस घर में
पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें से एक तो मुअज्जम साहब आपके सामने मौजूद है। उसी बागी गांव के मदरसे से तालीम हासिल करते हुए इलाहाबाद तक पहुँचे और इलाहाबाद से बकिया तालीम मुकम्मल की और उसके बाद 1987 में भिवंडी शहर पहुँचे। इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। तालीमी सफ़र, जब घर का एक बंदा मजबूत हो, हालांकि उस दौर की बात है, मेरे वालिद भी दूसरी पास से बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो वो दौर पढ़ाई का अलग था। जब मैं पढ़ता था तब हम पढ़ना चाहते थे, तब पैसा नहीं था, और आज बच्चे वालिदैन अब पढ़ाना चाहते तो अब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बेहतर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और उसमें जो पढ़ना चाहते हैं वो बच्चियाँ हैं। वकील साहब की खुशनसीबी ये है कि इनका बच्चा भी तालीम याफ्ता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 विंग का जिम्मेदार इस वक्त, दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहू भी तालीम याफ्ता, और चचा वो तालीम याफ्ता। मतलब एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं पूरा बताने जाऊंगा तो मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए। मैं इसलिए माजरत चाहूँगा वकील साहब से। मकसद सिर्फ ये था कि आज इनके इस्तकबाल में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, आने वाला जो दर्द है ये समझ लीजिए कि इतना ख़तरनाक है। क्योंकि मेरी मराठी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत से ऐसे प्रोग्रामों में बुलाया जाता है मीडिया के हिसाब से, तो जो कुछ देखता हूँ समझता हूँ। ये मेरा 32वां साल है और इस शहर में रहने का मेरा 51वां साल है। क्योंकि जब मैं 6 साल का था तब आदमगढ़ से इस शहर में आया था। आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, वहाँ मैंने तालीम हासिल की। तब से महाराष्ट्र देखने का मुझे मौका मिला है अब तक। मेरी दुआ है कि आने वाला दिन इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हालांकि अच्छा नहीं है, कागजात मुकम्मल करवाइए, आने वाले दिनों में तकलीफ़ होगी। आपका मुकम्मल होगा तो किसी ऐसे इंसान की मदद कीजिए जिसकी कुछ कमियां हों, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ़ है। जो लोग कहते हैं CA NRC वगैरह, ये सब 1952 में पहले आ चुका है, अमल नहीं किया गया था, अब अमल हो रहा है। साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग, थोड़ा सा CA की रोशनी भी डाल देता हूँ, कुछ लोग परेशान हैं कि क्या होगा। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में जितने साल का पुरावा आप रख सकते हैं उसको तैयार रखिए। एक, उसके बाद आप अपने वतन, जहाँ भी आपका वतन होगा इस मुल्क में, वहाँ कुछ ना कुछ तो आपका होगा ही। अगर आपने किसी को दे दिया है या निकाल दिया है, बेच दिया है, तो वो कागज़ तो आपके पास होगा ही। कुछ नहीं होगा तो उस गांव का प्रधान तो आपको जानता ही होगा कि आप फला के बेटे थे। बस प्रधान एक लेटर दे देगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप भिवंडी में रहने का एक 25 साल का कागज़ रखते हैं और ज़रूरत 50 साल की है, तो आपके उस गांव से वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तकलीफ़ असल में उन्हें होनी है जो इस मुल्क में कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए लोग हैं, क्योंकि वो अपना असली वतन नहीं बता सकेंगे। जब उसकी जांच होगी, सेंटर उनके लिए है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर कागजात मुकम्मल करने की सख्त ज़रूरत। बहरहाल वकील साहब के लिए जो तारुफ देना चाहिए था मैं उतना तो नहीं दे सका हूँ कि वक्त भी कम है। मैं इतना चाहूँगा सदर मोहतरम की इजाज़त से कि आज हम सब लोग 14,000 लोगों के बीच एक आदमी जीत कर आया, हम सभी खड़े रहकर उन्हें ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ खड़े हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।